ड्रग एडिक्शन के बारे में था। तो सर आपने युवाओं को बहुत बेहतरीन मैसेज दिया, तो हम चाहेंगे हमारे चैनल के बिहाफ से आप कुछ बताएं। शुक्रिया सईद मियाँ। मेरी पहली और बुनियादी जो पहचान है वो एक पुलिस ऑफिसर की है और हमेशा मेरी प्राइमरी पहचान वही रहेगी। सोसाइटी ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है कि सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है कि सोसाइटी ने मुझे एक कुर्सी दी है उस सोसाइटी के सर्वेंट के नाते, उस सोसाइटी के वर्कर के नाते, और जो बुरे काम करते हैं फिर उन पे एज पर लॉ जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन करता है। आप रेलवे कमिश्नर हैं, तो सर ये पदभार संभालने के बाद में किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने रही? रेलवे सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, पेंडेमिक चल रहा था, उसके साथ साथ कोरोना चल रहा था, उसको लेकर किस तरीके की चुनौतियां रही? अगर यहाँ पे कोई डिस्ट्रप्शन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तो ये हेडलाइन पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिएट करती है। जो टेररिस्ट एलिमेंट होते हैं वो इस ढंग से देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे कुछ कर दिया तो हमारी पब्लिसिटी पूरी दुनिया में तुरंत की तुरंत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज हमको ये है, उस क्राउड को सेफ रखना है फ्रॉम ऑल डिसरप्शंस, फ्रॉम ऑल टेररिस्ट एलिमेंट्स, फ्रॉम ऑल क्रिमिनल एलिमेंट्स। CSMT हो या चर्चगेट हो, अंदाज़न 1500 लोग पर मिनट एंट्री एग्ज़िट करते हैं। तो अगर आपने 10 मिनट के लिए एंट्री एग्ज़िट बंद कर दी तो 15,000 लोग आपको बाहर मिलेंगे। इस समय हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनके बारे में बताने के लिए वक्त की काफ़ी कमी पड़ सकती है, मगर संक्षेप में मैं आपको कुछ उनके बारे में बताना चाहूँगा। वो एक बेहतरीन पोएट हैं, लेखक हैं और युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। जो युवा रास्ते से भटक जाते हैं या अपनी मंजिल को छोड़कर किसी और मंजिल की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, उनके लिए, उनकी सीख के लिए काफ़ी कुछ वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने लाते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो महाराष्ट्र पुलिस के IPS अधिकारी हैं जो कि इस समय मुंबई रेलवे के जो है कमिश्नर है। मैं बात कर रहा हूं कैसर खालिद जी की। सर मैं आपका स्वागत करता हूं द डेली इंडिया न्यूज़ में। सर मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि मार्गदर्शक आप रहे हैं, मैंने कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था जो ड्रग एडिक्शन के बारे में था। तो सर आपने युवाओं को बहुत बेहतरीन मैसेज दिया, तो हम चाहेंगे हमारे चैनल के बिहाफ से आप कुछ बताएँ। शुक्रिया सईद मियाँ। मेरी पहली और बुनियादी जो पहचान है वो एक पुलिस ऑफिसर की है और हमेशा मेरी प्राइमरी पहचान वही रहेगी। और एज अ पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं समाज के लिए, वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे सामने जो मैटर्स आते हैं उसमें मैं लॉ के हिसाब से जो डिसीजन लेने हैं, जो लोगों की मदद करनी है वो करूँ, बल्कि मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि क्राइम जहाँ से पैदा होता है, क्राइम जहाँ से क्रिएट होता है, सोसाइटी में जो डिफरेंसेस आते हैं और जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हम उसको भी कम करने की कोशिश करें। अगर आप जनरेशन पॉइंट पे कुछ रोक लगा देंगे तो आपको जो प्रोडक्ट आएगा उसकी भी संख्या कम हो जाएगी, उसकी नंबर कम हो जाएगी। तो एक जो आप देखते हैं, मेरा मिशन हमेशा ये रहा है कि सोसाइटी को गिव बैक करना, वापस देना कुछ। इस हवाले से हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ 14 वीडियोस की रिकॉर्ड की है और उसमें हमने बहुत सारे इश्यूज़ लिए हैं। उसमें वुमेन सेफ्टी लिया है, उसमें ड्रग एडिक्शन लिया है, उसमें पुलिस स्टेशन अगर जाएं तो कैसे काम होता है उस पर लिया है, उसमें साइबर फ्रॉड लिया है, उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वीकर सेक्शंस की उनका लिया है, यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका लिया है, जो हम इंगेजमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज से रखते हैं उसके बारे में। बुनियादी तौर से मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं चंद लोगों के दरमियान बैठा हूँ और मुझे उनसे कुछ कहना हो, अब तो कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है कि आप महफिलों में या मजलिसों में जाएं, लेकिन अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ एज पुलिस ऑफिसर हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा इंगेजमेंट सिर्फ उसके साथ नहीं जो मेरे सामने मौजूद है, बल्कि जिस सोसाइटी ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है, जिस सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है, जिस सोसाइटी ने मुझे एक कुर्सी दी है, उस सोसाइटी के सर्वेंट के नाते, उस सोसाइटी के वर्कर के नाते, उस सोसाइटी के कमिटेड मेंबर होने के नाते मैं सोसाइटी को हमेशा अच्छाई की तरफ बुलाने वाला होना चाहिए और मैं बुरे कामों से लोगों को रोकने के लिए उनको प्रेरित करने वाला मेरा काम होना चाहिए।
तो अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाना और बुराई की तरफ रोकना। और जब मैं अच्छाई या बुराई की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मोरल फाउंडेशंस की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी की जो मोरल फाउंडेशन है, अच्छाई क्या है? न्याय अच्छाई है, जस्टिस अच्छाई है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार अच्छाई है, किसी के जान माल और उसकी इज्जत डिग्निटी इसकी रक्षा करना ये अच्छाई है। उसी ढंग से बुराइयाँ हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के जान माल या आबरू को नुकसान करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, कानून तोड़ना, किसी को तकलीफ़ देना ना हक, किसी का माल गसब कर लेना, ये सारी बुराइयां हैं। ये ग्लोबली यही बुराइयां हैं। तो एज पुलिस ऑफिसर मेरा डिपार्टमेंट भी बुनियादी तौर से इसी काम के लिए कि लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और लोगों को बुरे काम से रोकने के लिए प्रेरित करता है। और जो बुरे काम करते हैं फिर उन पे एज पर लॉ जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन करता है। तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे, आउटरीच नहीं रखेंगे, तो आपका मिशन बहुत छोटा सा, बहुत अधूरा, बहुत लिमिटेड दायरे में होगा। तो कोशिश हमारी है, जैसे आपने वीडियोस देखे होंगे, पहला वीडियो था इंगेजमेंट विद द कम्युनिटी, तो मैंने उसमें लिखा था और ये कहा था बल्कि कि लोगों ने ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, आपको तो 100 और काम है। तो हम कैसे लॉ के बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, कभी जोश में, कभी जज्बे में, कभी मस्ती में, कभी और सब चीज़ों के वजह से, कभी ग्रीड की वजह से, कभी रेज की वजह से। तो एज ह्यूमन बीइंग ये हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा है। हम सब में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हम में कुछ वीकनेसेस हैं। तो लॉ ने एक लिमिट डिफाइन कर रखी है कि किस पैरामीटर के अंदर चीज़ें परमिटेड होंगी। तो हमको उसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एजुकेट करने की भी कोशिश है लोगों को कि ताकि वो समझ सकें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि एक और अहम चीज़ उसमें शामिल हुई है, वो ये है कि मैं तो यूथ से बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि घर में हमारा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अपने पेरेंट्स को देखता है। पहले रोल मॉडल वही होते हैं, उनके पहला जो स्कूल है वो घर है। तो घर में क्या चल रहा है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों की मोरल फाउंडेशंस क्या कैसी हैं, उनकी कन्विक्शंस कैसी हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो कैसा सोचते हैं, वो सही और गलत में फ़र्क कैसे करते हैं, और ख़ुद माँ बाप बच्चों के ग्रोथ में कितने इन्वॉल्व हैं। ये पहली चीज़ तो वहाँ है। तो मैंने उस पर भी बात की है। आपको हर वीक मुझे लगता है कि एक वीडियो ऐसे वो रिलीज़ करेंगे। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो वाइडर जो वर्क है, जो बड़ा काम है कि सोसाइटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना और नेगेटिविटी से इसको दूर रखने की कोशिश करना, ये काम उन वीडियोस के ज़रिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कैसर खालिद सर, जिस तरीके से आपने कहा, अभी मैं हाल में आप रेलवे कमिश्नर हैं, तो सर ये पदभार संभालने के बाद में किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने रही रेलवे सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर? पेंडेमिक चल रहा था, उसके साथ साथ कोरोना चल रहा था, उसको लेकर किस तरीके की चुनौतियां रही सर आपके सामने? मैं समझता हूँ कि पूरे देश में महाराष्ट्र एक अकेला स्टेट है जिसमें रेलवे पुलिस के लिए एक पुलिस कमिश्नरेट क्रिएट किया गया है। और इसको क्रिएट किए हुए अब 25 साल आसपास होने को आ रहे हैं। हमारे चैलेंजेस बहुत यूनिक हैं। अगर आप कंप्यूटर का नंबर देखेंगे तो नॉर्मल टाइम में 70-80 लाख लोग रोज़ सफ़र करते हैं। मतलब एक ऐसा शहर है 70-80 लाख लोगों का जो कि आपके एरिया में है और वो मोबाइल है, वो शहर चल रहा है। तो इसमें क्राउड मैनेजमेंट तो बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारे लोग एक लिमिटेड पीरियड में, बहुत कम टाइम में, बहुत छोटे स्पेस में आते हैं। 80 लाख का कोई अगर शहर होगा तो उसकी जो एरिया होगी वो कई सौ या कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की हो सकती है। हमारे यहाँ जो रेलवे ट्रैक्स हैं, अगर उसका एरिया आप देखें तो वो कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं होगा। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ विक्टिम और क्रिमिनल दोनों मोबाइल है। शहर में तो हमको ये बेनिफिट होता है कि किसी आदमी के साथ कोई मिसहैप हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो वो वहाँ पर रुक करके तुरंत पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन में हो जाए तो फिर आप ट्रेन से कूद नहीं सकते, ट्रेन की चेन नहीं खींच सकते, आपको बहरहाल स्टेशन पे ही उतरना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप किसी मिशन पे जा रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो आपको तो वहाँ समय से भी पहुँचना है। तो इसका मतलब है कि आपको अपना काम उसमें प्रायोरिटी है, और काम होने के बाद आप मेरे पास आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है।
तो हमारे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। तीसरी जो चीज़ है कि जो टेरिटरीज़ हैं, आप देखिए कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट है, पालघर डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हमारा जो रेलवे पुलिस कमिश्नरेट है इसका एरिया है। नॉर्मली पुलिस अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करती है। मुंबई की पुलिस मुंबई की ज्यूरिसडिक्शन में रहेगी, थाने की पुलिस थाने की ज्यूरिसडिक्शन में रहेगी। अब तो चूँकि यहाँ कमिश्नरेट और रूरल डिस्ट्रिक्ट ये दोनों हैं, तो उसमें और भी इश्यूज़ हैं कि वहाँ पे पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कई हो जाती है। लेकिन क्रिमिनल के लिए ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ट्रेन यहाँ से निकलती है, वो आधे घंटे में थाने डिस्ट्रिक्ट में रहती है। और मैं पुलिस के हिसाब से बात करूँ तो थाने सिटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में रहती है, अगले 20 मिनट में थाने रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। इसी ढंग से मैं अगर यहाँ लूँ आपको वेस्टर्न में, तो वेस्टर्न में मुंबई कमिश्नरेट, उसके बाद वसई विरार कमिश्नरेट, उसके बाद पालघर रूरल डिस्ट्रिक्ट। इसी ढंग से अगर मैं हार्बर लाइन पे लूँ तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद न्यू बॉम्बे कमिश्नरेट, उसके बाद रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऐसा लगता है। तो क्रिमिनल के लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है, पुलिस जुरिडिक्शन के हिसाब से काम करती है। तो ये जो चैलेंज है कि क्रिमिनल मोबाइल है और विक्टिम भी बहुत बार मोबाइल है, तो हम उसको टैकल कैसे करें, हम उस क्रिमिनल का पीछा कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से रेलवे पुलिस कमिश्नरेट क्रिएट किया, जो कि कंटिन्यूस जुरिडिक्शन जिसका है। तो इसकी वजह से हम चाहे मुंबई सिटी के पास में हूँ, चाहे वसई विरार के पास में हूँ, चाहे पालघर के पास में हूँ, वो जो जितना भी एरिया रेलवे प्रॉपर्टी का है वो मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नरेट का एरिया है। तो एक जुरिसडिक्शन बन जाता है, तो उससे हमको काम करने में आसानी हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, थोड़े समय के लिए आ रहा होगा, और उस क्राउड में समाज के संभ्रांत तबके के लोग होंगे, और वो ऐसे स्टेशन से गुजरेगा जो कि आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऐसे स्टेशंस पे उतरेंगे जो कि सीट ऑफ पावर के बिल्कुल नज़दीक हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो सीट ऑफ पावर है, हम उसको मंत्रालय कहते हैं। चर्च गेट स्टेशन मंत्रालय के बैक साइड में है, और CSMT स्टेशन जो है वो मंत्रालय से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाजू में आप देख लीजिए कि एक बहुत बड़े पब्लिशिंग ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का हेड ऑफिस है, ब्रिन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस बिल्कुल बाजू में है, महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ से 500-700 मीटर पे है। तो ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा है कि जिसमें कि न सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल बल्कि मीडिया का कैपिटल, स्टेट गवर्नमेंट का हेड ऑफ सीट ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे कोई डिस्ट्रप्शन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तो ये हेडलाइन पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिएट करती है। तो जैसे हम इसकी इम्पोर्टेंस इस ढंग से देखते हैं, वैसे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट होते हैं, वो इस ढंग से देखते हैं अगर हमने यहाँ पे कुछ कर दिया तो हमारी पब्लिसिटी पूरी दुनिया में तुरंत की तुरंत हो जाएगी। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमको ये है कि उस क्राउड को सेफ रखना है फ्रॉम ऑल डिसरप्शंस, फ्रॉम ऑल टेररिस्ट एलिमेंट्स, फ्रॉम ऑल क्रिमिनल एलिमेंट्स। तो ये अपने आप में बहुत मेजर चैलेंज है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पीक आवर्स में, नॉर्मल टाइम्स में, CSMT हो या चर्च गेट हो, अंदाज़न 1500 लोग पर मिनट एंट्री एग्ज़िट करते हैं। तो अगर आपने 10 मिनट के लिए एंट्री एग्ज़िट बंद कर दी तो 15,000 लोग आपको बाहर मिलेंगे, तो वो पूरा एरिया चौक हो जाएगा। फिर एक मेजर इशू क्या है कि आप देख रहे हैं कि MMR में जो अर्बनाइजेशन हुआ है और जो ग्रोथ हुआ है, उसमें ना सिर्फ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, बल्कि ख़ुद अर्बन ग्रोथ जो है बैक साइड में स्पिल ओवर हुआ है। एक ज़माने में मुंबई साइन में या माही में ख़त्म होता था, इसीलिए इसको हम मुंबई डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अभी बहुत सारे लोग इसको सिटी कहते हैं। उसके बाद सबअब स्टार्ट होता है, सबअब पे अर्बन ग्रोथ होने लगा 60s और 70s में। अब सबअब भी मोरलेस भर गया, पूरा चोको ब्लॉक हो गया है। उसके बाद आगे देखिए कि आप मीरा रोड, भयंदर, उसके और आगे चले जाए तो पालघर तक अर्बन ग्रोथ हो गया। सिमिलरली अगर सेंट्रल लाइन का आप लेंगे तो सायन के आगे अब जो सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट है आपका, चूनाभट्टी और घाटकोपर और विक्रोली से ले मुलुंड तक, उसके आगे थाने अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। और थाने बल्कि जो पुलिस कमिश्नरेट है वो कई शहरों का एक कलेक्शन है। थाने एक तरफ हो गया, मुमरा, कौसा, ये सब तो एकदम बिल्कुल कनेक्ट हो गए। भिवंडी आगे है, उल्लासनगर है, अमरनाथ है, बदलापुर है, ये सब अपने आप में बड़े सिटीज़ हैं। ये जाते जाते अब तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि
कसारा तक, वाशिंद तक तो पूरा अर्बन ग्रोथ ही हो गया आपको, शाहपुर वाशिंद वहाँ तक पहुँच गया शहर। सिमिलरली अगर आप इस लाइन में जाएं जो पुणे की लाइन है तो करजत तक तो आपको पूरा पैक हो गया है। आप नवी मुंबई की तरफ जाएं तो ऑलमोस्ट उरन या उससे आगे JNPT तक, बल्कि पनवेल से आगे तक अब पूरा का पूरा अर्बन ग्रोथ है। तो एक मेगालोपोलिस जिसको हम कहते हैं, ये मेगालोपोलिस हो गया है, जिसकी की पॉपुलेशन हो सकता है कि 2-2.5 करोड़ हो आज के दिन में। तो इसमें ना सिर्फ कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत मैसिव हुआ है, बल्कि जो कंपोजिशन है ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, उसमें पिछले 30 सालों में बहुत मेजर चेंज हुआ है। और अच्छा चेंज ये हुआ है कि इसमें अब वुमन की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ी है। उसकी वजह से हमारा कम्यूटर का बहुत बड़ा जो एक सेक्शन है वो वुमन कम्यूटर्स हैं। दूसरी बात ये हुई है कि चूँकि अर्बन एरियाज़ में, स्पेशली मुंबई में, लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसका एक बड़ा हिस्सा इन एरिया से आता है, ये फीडर हैं। मुंबई में अगर आप देखिए दूध, मुंबई में आप देखिए अगर फिश, मुंबई में आप देखिए अगर वेजिटेबल्स, मुंबई में अगर आप देखिए फूल, ये सारी चीज़ें फीडर एरिया से आती हैं। और हमारी माएँ, हमारी बहनें या हमारे भाई जो वहाँ काम करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि मुंबई में वो 4-4:30 बजे सुबह पहुँच जाएँ, अपना सामान बेच लें और उसके बाद वो वापस निकल जाएँ। अगर मुंबई में किसी आदमी को 4 बजे पहुँचना है तो उसको 3 बजे के आसपास अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो अब जो आप देख रहे हैं बड़ी पीक जिसको हम कहते हैं या गर्दी कहते हैं, भीड़ कहते हैं, अगर पालकर या सफाले में लीजिए जहाँ से कि फ़िश आता है, तो वहाँ तो 3 बजे का पीक है। 3 बजे जबकि शहर सो रहा होता है, वहाँ पे एक बड़ा संख्या जो है ऐसे ट्रेडर्स का, ऐसे प्रोड्यूसर्स का सामान बेचने के लिए ट्रेन पे सवार हो रहे हैं। और इसमें औरतों की संख्या बड़ी है। यही चीज़ आप सेंट्रल लाइन में देखेंगे, यही चीज़ आप हार्बर लाइन में देखेंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब मूवमेंट बंद होता है एक टाइप से शहर में, ट्रेन में मूवमेंट चल रहा होता है। और हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी वो माँ, हमारी वो बहन या हमारा वो भाई जो कि अपना प्रोड्यूस लेकर ट्रेन में सफ़र करते हुए मुंबई आ रहा है, उसको सेफ्टी होनी चाहिए, उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी लाइफ, प्रॉपर्टी और डिग्निटी ये प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे अब ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि मैं उस वक्त अपना प्रेजेंस वहाँ रखूँ ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये मेरा एक ऐसा चैलेंज है जो कि सिटी के चैलेंज से बहुत डिफरेंट है। तो दूसरा चैलेंज मेरा ये हो गया। तीसरा चैलेंज ये है कि ट्रेन और कुछ नहीं है बल्कि सिटी का एक हिस्सा है। तो जो रिलेशनशिप्स के इश्यूज सिटी में हैं वही स्पिल ओवर होते हैं ट्रेन में। झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ में या लवर्स में या सोशल रिलेशन का, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ सिटी की हद ख़त्म होगी और मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर चालू होगा वहाँ के लोग रुक जाएंगे। वो लड़का या वो लड़की आएगी तो उसके साथ दूसरा आदमी भी आएगा, तो उसके झगड़े स्टेशन पे भी होंगे। तो ये भी इशू है। मोलेस्टेशन के कुछ इश्यूज आ जाते हैं। फिर क्या हो जाता है कि लोग अपने चीज़ों के लिए भी बहुत जागरूक हैं। अब आप सफ़र कर रहे हैं, हड़बड़ी में, भीड़ में, कभी आपका मोबाइल छूट सकता है, आपका लैपटॉप छूट सकता है, आपका बैग छूट सकता है। आप उतर गए, ट्रेन तो 1 मिनट में निकल गई, तब आपको याद आया कि अरे मेरा तो सामान ट्रेन में छूट गया। तो हमको एक बड़ा चैलेंज होता है कि जो लॉस सामान है उसको रिकवर करना। हमारे पास जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1512 जो 24 घंटे चालू है, जो 30 लाइन्स की नंबर है, मतलब 30 लोग एक साथ फ़ोन कर सकते हैं। उस पर हम ये कॉल्स लेते हैं, फिर हम उस ट्रेन को लोकेट करते हैं, उस बोगी को लोकेट करते हैं और हमारा आदमी जाकर सर्च करता है। और मुझे खुशी है कि 60-70% केसेस में हम वो सामान हमको मिल जाता है और हम उसको वापस भी करते हैं। फिर एक मेजर ऑफेंस हमारा जो चैलेंज है वो है क्राइम का, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और आज कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं हो, जिसके पास एक बैग नहीं हो। जब ट्रेन में आप चलते हैं तो आप 2 चीज़ तो आपके पास होती है। बैग में आपका पर्स होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या पर्स आपके पॉकेट में होगा। एक मोबाइल अगर कोई आदमी चोरी कर ले या एक पर्स किसी का मार ले तो 5-10 हज़ार रुपये तो तुरंत मिल जाते हैं। और उस वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव टारगेट है जो क्रिमिनल्स का है। तो एक मेरा बड़ा चैलेंज जो हमारा है वो स्पेशली लोकल में या जिसको आप सबर्बन ट्रेन नेटवर्क कहते हैं उसमें है कि इन ऑफेंसेस को रोकना। उसी ढंग से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में भी वुमेन सेफ्टी का इशू है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में एक बड़ा सेफ्टी है ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स। आप ज्वेलरी लेके सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली साउथ से जो ट्रेन आते हैं उसमें कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो हम लोगों ने डिटेक्ट किया है कि सामान चोरी कर लिया, ज्वेलरी का बैग निकाल लिया।
आप कॉन्फिडेंस जी उसने जीत लिया और फिर आपका बैग उठाया और उसमें से निकलते निकलते निकाल लिया सामान। सिमिलरली कई लोग जो है नशे की चीज़ें खिला देते हैं, उससे चीज़ होती है, तो उसकी सेफ्टी, और फिर रात में जब ट्रेन गुजर रही है और आप सो रहे हैं तो आपके सामान की सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी ढंग से और जो इश्यूज़ हमारे आते हैं कि डिसरप्शंस के इश्यूज़ आते हैं कि ट्रैक पे डिसरप्शन कर लिया, सिग्नल का वायर काट लिया और सब चीज़ें हैं, तो ये प्रॉब्लम तो है। ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ कि एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई नारकोटिक्स की चीज़ें लाई जाती हैं। जैसे कल हमने 30 केजी गांजा पकड़ा है, तो ट्रेन में एक लोकल ट्रेन से लाया जा रहा नहीं, ये कोणार्क एक्सप्रेस से लाया जा रहा था। ये लॉन्ग डिस्टेंस में होता है कि प्रोडक्शन एरिया कहीं और है लेकिन कंजम्पशन तो इधर है, तो कंजम्पशन के लिए लोग लाते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखिएगा तो हमारे पास ना सिर्फ के क्राउड मैनेजमेंट का चैलेंज है, ना सिर्फ के क्राइम का चैलेंज है, ना सिर्फ कि वुमेन सेफ्टी का चैलेंज है, ना सिर्फ कि टेररिज्म का चैलेंज है, बल्कि हमको पब्लिक सर्विस, क्योंकि हम दिखते हैं, हम मौजूद हैं स्टेशन पे, रोज़ हम लोगों से मिलते हैं वहाँ पे, तो पब्लिक सर्विस देने का और उसकी स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करने का और उसके स्टैंडर्ड को और ऊंचा लेके जाने का ये चैलेंज हमारे सामने है। और हम विजिबल हैं, गवर्नमेंट का विजिबल आर्म है। इसके अलावा मुंबई रेलवे में एक और इशू जो है और चैलेंज है कि यहाँ पे आके ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है, इसके आगे कोई स्टेशन तो है नहीं, तो वो बच्चे जो भाग जाते हैं घरों से, वो लास्ट में यहाँ उतरते हैं और स्टेशन पे घूम रहे होते हैं, अब कहाँ। तो हम हर साल हज़ारों की तादाद में मिसिंग चिल्ड्रन को बरामद करते हैं, फिर हम उनके फैमिलीज़ को ट्रेस करते हैं, लोकेट करते हैं, फिर बच्चों को उनके घर वापस भेजने के लिए भी हम काम करते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो ये एक ऐसा नेटवर्क है और एक ऐसी सर्विस है जिसका कोई ग्लोबल, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन है कहीं पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कम्यूटर्स यूजिंग दिस सर्विस। और अब आप देखिए कि इसका कांस्टेंट एक्सपेंशन हो रहा है, नई लाइंस बनती हैं, नई ट्रेन्स आ रही हैं, नई सर्विसें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एसी ट्रेन्स लोकल में इंट्रोड्यूस हो भी गई है और भी होने वाली है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि ये चैलेंज हमारा एक बहुत मेजर चैलेंज है और वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस दिस। एंड इनफैक्ट मेरा उससे आगे ये कहना है कि नॉट ओनली फेस दिस बट क्रिएट अ बेंचमार्क ऑफ सर्विस टू द पीपल, कि लोगों को एक अच्छी सर्विस मिले और लोगों को एक सेटिस्फैक्टरी सर्विस मिले। और साथ ही साथ अगर कोई आदमी मिसबिहेव करता है, चाहे हमारे डिपार्टमेंट का आदमी ही क्यों ना हो, या इलीगल या करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करता है, तो हम उसको डिसिप्लिनरी एक्शन भी स्विफ्टली करेंगे ताकि वो मैसेज भी लोगों तक जाए। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू बी द कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर जीआरपी मुंबई। और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो है ये कोशिश कर रही है कि वो स्टैंडर्ड सेट करे फॉर पब्लिक सर्विस। सर, मैं अगर बात करूं पासबान अदब की, पासबान अदब सर काफ़ी समय से जो है लोगों के बीच में सक्रिय रहा है, चाहे किसी की मदद करना हो या किसी किस्म का जो भी सहायता देनी हो उसके लिए। सर, आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद में बाढ़ जैसा माहौल बन गए, कई लोग जो है मोबाइल नेटवर्क से तक संपर्क में नहीं आ पाए, ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जो है पासबान अदब ने किया। सर, किस तरीके से आपके मन में ये विचार आया और मदद पहुँचाई गई? मुझे खुशी की बात है कि इस संगठन को कायम करने में मेरा हाथ रहा है। हालांकि अब तो मैं इससे अलग हो गया हूँ, लेकिन मैं मेंटोर अभी भी हूँ और मैं गाइडेंस करते रहता हूँ, क्योंकि अब दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप जो है वो आ चुकी है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पासबान अदब की जो बुनियाद पड़ी थी वो हारमोनी थ्रू लिटरेचर के लिए पड़ी थी, कि अच्छा लिटरेचर समाज के अच्छे लोगों तक पहुँचे और इस लिटरेचर के माध्यम से हम समाज को वो पैगाम दे सकें जो कि हम सब की दिल की आवाज़ है। और इंसान बुनियादी तौर से मोहब्बत को तलाश करता है, उसको चाहता है, वो नफ़रत नहीं चाहता है, वो हार्मनी चाहता है, वो लोगों से जुड़ के रहना चाहता है और वो एक पीसफुल माहौल में जीना चाहता है, अपने ग्रोथ को हासिल करना चाहता है। मैंने महसूस किया था कि हम लोग जब सोशल हार्मनी का काम करते हैं पुलिस स्टेशन के लेवल पे या फील्ड में, तो उसमें बहुत सारे अच्छे लोग नहीं जुड़ते हैं, कॉर्पोरेट के लोग नहीं जुड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत कम आते हैं, मोस्टली जिनको हमसे काम नहीं होता वो आते नहीं, और अगर आएंगे भी तो हम उनको डायरेक्ट कोई चीज़ कहेंगे तो वो दिल पे असर करता नहीं है। लेकिन अगर हम उसको पैकेज इस ढंग से कर सकें कि हम उसको लिटरेचर के माध्यम से,
ड्रामा के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, हम उसको पोइट्री के माध्यम से अगर कन्वे करें तो न सिर्फ वो पैगाम जाता है बल्कि लोग एंजॉय भी करते हैं और लोग ऐसी चीज़ों से जुड़ना पसंद करते हैं और अपने परिवार के साथ आना पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने हारमोनी थ्रू लिटरेचर का ये कंसेप्ट लिया और यहाँ से हमने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके हमने इसके स्कोप को बढ़ाया और इसमें और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी। और पिछले 2 सालों में जब लॉकडाउन चला है 2020 और 2021, इसमें हम लोगों ने जो लिटरेचर के इवेंट थे वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए, लेकिन सोशल वर्क और लोगों को सर्व करना, इसको प्राइमरी फोकस रखा है। तो फर्स्ट लॉकडाउन जब मार्च में आया 2020 में, तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि वो सारे लोग जिनके पास खाना अवेलेबल नहीं है, हम उनको खाना पहुंचाएं। आपको मालूम है कि उस ज़माने में चैलेंजेस कितने ज़्यादा थे, सब ट्रांसपोर्ट ही पूरा बंद था। पहले हमने ड्राई राशन की व्यवस्था किया, लेकिन फिर देखा कि लोग तो खाना कुक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुक्ड फूड की व्यवस्था की। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिल करके, बल्कि उनके सपोर्ट से हम 30,000 फूड पैकेट पर डे डिस्ट्रीब्यूट करने में कामयाब रहे। और ये सिलसिला 2 महीनों तक चला, जब तक कि लॉकडाउन में थोड़ी नरमी नहीं आई। फिर हम लोगों ने ये सिलसिला लोगों के मदद करने का चालू रखा। फिर आपको मालूम है कि बीच में जब सेकंड वेव आया तो उसमें ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज हुई, तो हम लोगों ने एक ऑक्सीजन बैंक यहाँ पे क्रिएट किया और वो ऑक्सीजन बैंक आज भी चल रहा है। और हमने उसको ऐसा ही रखा हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर तीसरी लहर आ जाए, थर्ड वेव आ जाए, तो तब भी हमारे को जहाँ तक पॉसिबल है हम ऑक्सीजन जो है लोगों को पहुँचा सकें। तीसरी हमने शुरू किया वो एक प्लाज्मा बैंक का इनिशिएटिव था। उस ज़माने में प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत थी, तो बहुत सारे मैसेजेस आते थे, तो हम लोगों ने एक प्लाज्मा बैंक क्रिएट किया। फिर ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये चलता ही रहा है, इस साल भी हम लोगों ने किया है। अभी कोकण में जो बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड आया है, तो उसमें हम लोगों ने ना सिर्फ के 2 ट्रक रिलीफ मटेरियल भेजा, बल्कि हमने डॉक्टर्स की एक टीम भी भेजी और वहाँ पे वो कई दिन तक रुक करके लोगों को मदद करके चिपलून में फिर लौटे हैं। और अभी भी हम लोग कोशिश करते हैं तो हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम चालू रखें। तो बुनियादी तौर से मैं ये समझता हूँ कि पासबान अदब आज के दिन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके ज़रिए पब्लिक सर्विस कैसे करनी चाहिए, इसका हम एक स्टैंडर्ड और एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर सब चीज़ें ठीक रही तो हम पब्लिक हेल्थ, स्पेशली स्लम्स में जो पब्लिक हेल्थ है, उसके लिए भी हम कुछ करने का विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है कई NGOs के साथ। फिर म्यूनिसिपल स्कूल्स में अगर पॉसिबल होगा तो हम कंप्यूटर एजुकेशन का भी कुछ इंतज़ाम करेंगे। इसके बारे में भी कुछ हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन जब तक बात पूरी नहीं होती मैं डिटेल्स आपको नहीं शेयर कर पाऊँगा। तो पासबान अदब कंटिन्यूसली इस काम में लगा हुआ है कि हम सोसाइटी को कैसे चीज़ें वापस कर पाएँ, गिव बैक टू द सोसाइटी। जैसे मैंने जब मैं ट्रैफिक में था तो वो कंसेप्ट डिज़ाइन किया था, गिव वे टू एम्बुलेंस, कि एम्बुलेंस को आप रास्ता दीजिए सबसे पहले पहुंचने के लिए, क्योंकि वो हमारा कैश लाइन या टैग लाइन था, गिव वे टू एम्बुलेंस बिफोर अ लाइफ गिव्स वे टू डेथ, कि इसके पहले कि ज़िंदगी मौत से हार जाए आप एम्बुलेंस को जाने दो। तो इसी ढंग से ये सोसाइटी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं कि जिसके माध्यम से वो कर सकें। तो हम वो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड, कि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं हमारे माध्यम से आती हैं और कहते हैं कि ये काम हम करना चाहते हैं, इसमें आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी फाउंडर्स डे में आपने देखा होगा पासबान अदब के कि हमने एक बड़ा हेल्थ कैंप एक स्लम में ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें टोटल हेल्थ चेकअप भी था, आई चेकअप भी था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री ग्लासेस भी था, स्पेक्टिकल्स था, डेंटल चेकअप था, ब्लड डोनेशन था। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ की। बहुत बारिश के बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में लोग उस दिन आए और इसका फ़ायदा उठाए हैं। तो कोशिश ये है कि एज पुलिस ऑफिसर मैं सोसाइटी को सर्व करूं और एज अ मेंबर द सोसाइटी मैं सोसाइटी को सर्व करूं। इसलिए अगर आप मेरी वीडियोस देखिएगा, मेरे इंटरव्यूज़ देखिएगा, तो मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जैसे कम से कम 5, 10, 20, 50 लोग क्रिएट करें, ताकि हम कल जब आँख बंद करने लगें और हमारा वक्त इस दुनिया में ख़त्म हो जाए तो सुकून के साथ हम यहाँ से जा सकें और ये कह सकें कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे युवाओं के लिए,
जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, रेलवे से जुड़ा हुआ सवाल है, जो स्टंटबाजियाँ करते हैं, ट्रेन के डब्बों के ऊपर चढ़ते हैं, कभी ब्रिज के ऊपर दौड़ते हैं, ये जो स्टंटबाजियाँ करते हैं, कई बच्चे जान भी गंवा देते हैं उसमें। तो सर, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो स्टंट थ्रिल्स बट किल्स, तो पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये वीडियोस हो सकता है कि टेम्परेरी आपको लाखों लाख लाइक्स दिलवा दें, लेकिन ये चीज़ें जो लॉ के ख़िलाफ़ हैं उनमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। आप जैसे ही नज़र में आ जाएंगे, आप पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप तकलीफ़ में आएंगे। तो आपको अगर रोल मॉडल बनना है, आपको ज़िंदगी में कोई थ्रिल चाहिए, तो थ्रिल अच्छी चीज़ों का रखिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत करके अपने आप को उस जगह पे लेके जाइए जहाँ लोग ये कह सकें कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो थ्रिल इसमें है भाई, और ये थ्रिल कभी जाता नहीं है। कैसा खालिद जहाँ तक पहुँचा, जिस ढंग से भी अपने हाथ पाँव मारते मारते, गिरते पड़ते, फिर उठते हुए, फिर मेहनत करते हुए, फिर कोशिश करते हुए, उसको बहुत सारे ज़ख्म लगे, बहुत सारा दिल टूटा, उसके साथ धोखा हुआ, बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर भी पुलिस कमिश्नर बन गया ना। तो ये जो थ्रिल है इस कुर्सी पे बैठने का, ये थ्रिल मुझसे कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये थ्रिल मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं किसी और जगह हूँगा, लेकिन वो कुर्सी भी इसके जैसे ही होगी। तो आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से, आपकी कन्विक्शन से, आपके एफर्ट से, आपके स्ट्रगल से, ये जो चीज़ें क्रिएट होती हैं उसमें ड्यूरेबिलिटी होती है। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका नाम, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी डिग्निटी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाइए, एग्जाम्पल ऐसा बनाइए, अपने आप को उस जगह पे लेके जाइए जहाँ दूसरे लोग और दूसरे पेरेंट्स कहें कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। बाल रंगा लेने से, ट्रेन पे स्टैंड कर लेने से और रोड पे स्टैंड कर लेने से हो सकता है आपको थ्रिल मिल जाए, लेकिन जैसे ही आप कानूनी कार्रवाई के लपेटे में आइएगा, सब थ्रिल ख़त्म हो जाएगा। फिर तो आप क्या आरोपी की तरह बैठे रहेंगे पुलिस स्टेशन में। वही लोग जो आपके फॉलोवर होंगे, वही लोग जो आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रेट समझते थे, आप पे हंसेंगे और कहेंगे देखो बहुत स्मार्ट बंदा था, आज कहाँ है। तो भाई ये जो सोशल मीडिया पे आपको हीरो बनना है ना, तो हीरो बनना तो ऐसा हीरो बनो ना कि जिसमें आपकी मेहनत हो। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग बड़े हुए, दिलीप साहब का भी इंतकाल हुआ है, बच्चन साहब हैं या शाहरुख साहब हैं या सलमान साहब हैं, जो भी हैं, बड़े लोग जो भी हुए, मैं सिर्फ कुछ नाम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आप उनकी लाइफ देखो, उनका स्ट्रगल देखो, वो कितनी बार गिरे हैं, कितनी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। उसके बाद मेहनत करते रहे, लगे रहे दिन रात, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, तब आज वहाँ तक पहुँचे। उनके जैसा अगर मैं बाल रख लूँ, उनके जैसा बॉडी बना लूँ, उनके जैसे कपड़े पहन लूँ, तो मैं तो नक्काल रहूँगा ना, मैं जोकर हूँगा। मैं उनको तो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मुझे अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है। मेरी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, भली बुरी जैसे भी मेरी आइडेंटिटी है, मेरे मेहनत से बनी है, वो मेरी कोशिशों से बनी है, मेरी कुर्बानियों से बनी है। मैं उस आइडेंटिटी पे कभी भी फ़ख्र कर सकता हूँ, उस पर मुझे हमेशा सुकून होगा। तो मैं तमाम यूथ से ये कहना चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी आप खुद बनाइए, और जिसने खुद बनाई है, आप इतनी स्टोरीज रोज़ देखते हैं स्ट्रगल की, हो सकता है उस पर कई लोग नाकाम होते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। और याद रखिए, मेहनत, लगन, लगे रहना, अच्छे राह पे चलना, ये कभी नुकसान नहीं देती है। ये हमेशा आपको कुछ सिखा के जाएगी, आपको कुछ दे के जाएगी, और आपको एक बेहतर और अक्लमंद इंसान बना के जाएगी। तो कोशिश यही है कि हम उन एग्जाम्पल्स को देखकर ये सीखें कि वो रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया, जिस रास्ते पे वो चले, जो मेहनत उन्होंने की, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, जिस ढंग से वो लगे रहे, डटे रहे, हम उस तरीक़े को अपनाएं, ना कि हम उस शक्ल को, उस हेयर स्टाइल को, उस चाल ढाल को, उस कपड़े को। ये चीज़ें एफेमरल निकल जाएंगी। आज दिलीप साहब नहीं हैं, लेकिन दिलीप साहब की ग्रेटनेस हमारे साथ है। उनका जो काम है वो आज भी कायम है। सुनील दत्त साहब चले गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने जो किया वो आज भी कायम है। मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, लोग रिटायर हो जाते, तेंदुलकर रिटायर हो गए, लेकिन तेंदुलकर का जो काम है वो आज भी सामने है। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि किसी की नकल करने से वो बड़े हो जाएंगे,
तो आप जाके देखिए कि नकल करने वालों को समाज कहाँ रखता है, लेकिन जो हासिल करते हैं किसी चीज़ को अपनी मेहनत से, समाज उसको कैसे सर आँखों पे बिठाता है। तो आप वो बनिए ना कि जो सर आँखों पे बिठाया जाए, जिसकी इज्जत हो, जिसकी पहचान उनकी खुद की हो, जिसकी पहचान उसके ख़ानदान से, उसके माँ बाप से, उसके और बाकी चीज़ें जिसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उससे नहीं हो। पहचान हो अपनी बनाई हुई, अपनी क्रिएट की हुई, अपना नाम। ये थे कैसर खालिद सर, जिनसे हमने काफ़ी सारी विषयों पे बातचीत की, और उन्होंने जिस तरीके से कहा जाए कि एक इंसान के अंदर कई चेहरे होते हैं, तो उन्होंने वो चेहरा हमारे सामने रखा। एक तो समाज सेवक का चेहरा हमारे सामने रखा, और पुलिस के वो अधिकारी जिनके ऊपर जनता की सेफ्टी की जिम्मेदारी है और जनता के विश्वास की जिम्मेदारी है, उसे निभाने वाले इंसान का एक चेहरा उन्होंने हमारे सामने रखा। और एक वो चेहरा रखा कि जो माँ बाप की तरह होते हैं, जो कि अपने बच्चों को अच्छी सीख देना चाहते हैं। नौजवानों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, क्योंकि आने वाला युग जो है वो उनका है, तो उन्हें चाहिए कि सही रास्ता इख्तियार करें और सही रास्ते पे चले। जैसे कि मेरा सवाल था, स्टंटबाजियां जो करते हैं ट्रेनों में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो उनका साफ कहना था कि कुछ ऐसा काम करिए कि आपकी पहचान आप खुद बने, ना कि आप किसी और की पहचान चुराएं। और जिस तरीके से पासबान अदब की मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि रिलीफ जिस तरीके से पासबान अदब पहले ही दिन के पेंडेमिक से लोगों तक पूरी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इस समय जो है तीसरे वेव की आशंका के चलते उन्होंने जिस तरीके से ऑक्सीजन बैंक का इंतज़ाम किया हुआ है वो अब भी जारी है, और किसी किस्म की ऑक्सीजन की किल्लत ना हो और ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कोई बेगुनाह जान न गंवा सके, इसका जो है उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। और जैसे कि मैंने कहा कि कैसर खालिद जी एक इंसान के अंदर अनेकों चेहरे लिए हुए हैं। एक तो उनका सब में पहला उनका जो दायित्व है वो पुलिस ऑफिसर के चलते जनता की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी है। और जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर आए दिन वो वीडियोस जो हैं डालते रहते हैं, जिसमें कि जनता के लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए होता है। और मैं चाहूँगा कि उन वीडियोस को भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि उन्हें भी कुछ सीख मिले। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कैसर खालिद जी ने दिल को छूने वाली एक बात कही कि जब मेरी आंख बंद हो तब मैं पीछे मुड़कर जब अपना गुजरा हुआ वक्त देखूं, तो मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैंने पीछे अपने कुछ अच्छाइयाँ छोड़ रखी है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।